तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं सीजी डीएलएड बीएड 2024। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि आप लोगों ने डीएलएड या बीएड का काउंसलिंग करवा लिया है, ठीक है, तो आप लोग के मन में कुछ क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या इस बार कितना कटअप रहेगा और कितने नंबर में हम लोग का जो है कि एडमिशन होते हुए नजर आएगा। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जितने लोग का कम नंबर आया है, जैसे कि 25, 30, 35 नंबर आया है, उन लोग के मन में सवाल होगा कि क्या हम लोग को सरकारी या प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो इस पर भी हम लोग जो है कि चर्चा करने वाले हैं। तो जो है कि जितने लोग भी चैनल में नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं वो सभी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों के लिए जो है कि लाभप्रद होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 2023 का कटअप किस प्रकार से रहा। इसी के आधार पर हम लोग की 2024 का जो है कि किस प्रकार से कटअप देखने को मिलेगा उसका एनालिसिस करेंगे। इसके साथ बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो दूसरा वीडियो देखने के लिए अभी वर्तमान में नहीं लगेगा, ठीक है। इसी के साथ मैं ऐसे भी टॉपिक आप लोग को बताऊंगा कि जैसे कि जिलेवार आरक्षण किस प्रकार से देखा जाएगा। यदि आरक्षित वर्ग के लिए अगर सीट नहीं मिलता है तो उन लोगों के स्थान पर कौन कौन से कैटेगरी वालों को जो है कि एडमिशन मिलेगा, और कितने जैसे कि कम नंबर वालों को भी कैसे एडमिशन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और कॉलेज का फीस कितना है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो कुल मिलाकर इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और इस वीडियो के अलावा मैंने पहले ही बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि दूसरा वीडियो देखने के लिए नहीं लगेगा, दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कि देख लेते हैं सबसे पहले 2023 का कटअप किस प्रकार से रहा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो कि 45 से 55 देखने को मिला था। और रही बात ओबीसी की, तो उसमें जो है कि 40 से 45 नंबर तक उन लोगों को कटअप देखने को मिला। अब इसके बाद एससी की बात करें तो 35 से 40 नंबर में उन लोग का एडमिशन हो गया था। और एसटी की बात करें तो देख सकते हैं कि 30 से 35 नंबर तक वालों के लिए जो है कि एडमिशन होते हुए हम लोगों को नजर आए थे, ठीक है। अब रही बात की जो है कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं एसटी, एससी, ओबीसी जनरल में। तो जैसे कि एसटी की बात करते हैं 30 से 35, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए जो 30 है ना, वहाँ ऐसे जगह है जहाँ उनको आरक्षण मिला हुआ है, ज़्यादा सीटें हैं, ठीक है। तो उन लोग को 30 नंबर में भी जो है कि सीट कंफर्म होते हुए नजर आया। लेकिन जैसे कि 30 से 35, जो 35 आपको दिखाई दे रहा होगा, वो 35 ऐसे जिले में है एसटी के लिए जहाँ जो है कि सीट उन लोगों को थोड़ा कम मिला है। जैसे कि दुर्ग वगैरह में देखा जाए तो जनरल कैटेगरी वालों को थोड़ा ज़्यादा सीट रहता है और एसटी, एससी वालों को थोड़ा कम रहता है। तो वहाँ इस प्रकार से उन लोग का आरक्षण देखने को मिला था। अब रही बात कि आप लोगों ने काउंसलिंग करा लिया है, तो आप लोग के मन में होगा कि पहला चरण का जो है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं, आप लोगों को सभी को पता है कि जो पहला चरण होता है उसमें जो है कि कट ऑफ हाई थोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसी के आधार पर जो है कि निष्कर्ष ये रहा कि अंतिम जो कि इतने से अधिक नंबर आप लोग का आया है, तो निश्चित रूप से, ठीक है, प्रथम चरण में की प्रथम सूची या द्वितीय सूची में आप लोगों को नाम आते नजर आएंगे, ठीक है। तो उसी में हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में अगर 65 से 70 नंबर आपका आया है तो आपको जो है कि इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 60 से 65 नंबर आए हैं तो आपको सीट मिल जाएगा। इसी के साथ यदि एससी की बात करो तो 53 से अगर 58 नंबर आया है तो आपको जो है कि इसमें एडमिशन होते हुए नजर आएगा। और एसटी की बात करें तो 50 से 55 नंबर से अगर अधिक आपका आया है, ठीक है, तो निश्चित रूप से डीएलएड कॉलेज में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और रही बात बीएड की, तो बीएड में आप लोग को पता है कि ज़्यादा सरकारी कॉलेज नहीं है, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज में निश्चित रूप से मनचाहा कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोगों के जो अनुमानित कटअप दिख रहा है, अगर इतने नंबर आपके आए हैं डीएलएड या बीएड में, रही बात डीएलएड की, तो डीएलएड के प्रथम चरण की मैं बता दूं सरकारी कॉलेज ज़्यादा है। तो आप लोग को सरकारी कॉलेज में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, प्रथम चरण में नाम आ जाएगा। और रही बात बीएड की, तो बीएड में इतने से ऊपर है तो जान सकते हैं कि 2-3 ठो कॉलेज है जो सरकारी है। तो कुछ कॉलेजों में आपके नाम आ जाएंगे, इसके से अगर हाई है तो, ठीक है। और इससे थोड़ा कम है तो प्राइवेट कॉलेजों में जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, इतना कट ऑफ के अंदर में आपका आ रहा है तो निश्चित रूप से कोई सा भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, बोल सकते हैं प्राइवेट कॉलेज बीएड वालों के लिए। और रही बात डीएलएड वालों के लिए, तो डीएलएड वालों के लिए निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज देखने को मिलेगा, इतना कट ऑफ रहेगा। अब जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये जो 5 नंबर का वेरिएबल रहता है, जैसे कि देख सकते हैं एसटी में 50 से 55 है, और एससी में 53 से 58 है, और ओबीसी में 60 से 65 है, 65 से 70 है। तो इस प्रकार के इसलिए दिखाई देते हैं, वहाँ के आरक्षण या जिलेवार के आधार पर रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, आगे देख लेते हैं कि जो है कि अंतिम कटअप 2024 का, ठीक है। यानी कि अंतिम कटअप मतलब कि 2024 में सभी राउंड के जब काउंसलिंग हो जाएंगे, ठीक है, तीसरे चौथे राउंड हो जाएंगे, तो कितने नंबर
आपका आया है तो आपको जो है कि एडमिशन कंप्लीट होते नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, यदि एसटी के 32 से 36 नंबर हैं, ठीक है, एससी के 38 से 42 हैं, ओबीसी के 45 से 50 है, और जनरल कैटेगरी में 50 से 55 है, ठीक है। तो ये कम से कम है कि इतना नंबर यदि आपका है तो आपका जो है कि कटअप में आने के चांसेस लगभग हैं, 80-90% आपके चांस है। इतने अगर आप लोग के नंबर हैं, ठीक है, तो अभी के राउंड में नहीं, शुरू आप सभी को पता है कि प्रथम चरण में 2 सूची निकलेगा, द्वितीय चरण में 2 सूची निकलेगा, अगर आवश्यकता पड़ा तो तीसरा चरण भी होगा जिसमें कि 2 सूची निकलेगा। इसके बाद कॉलेज बेस में भी होना है। तो इन सभी को मिलाकर के यदि आपके कम नंबर थोड़ा आगे हैं, आप अगर थोड़ा चिंतित हैं, ठीक है, लेकिन अगर इतने रेंज में आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग थोड़ा निश्चित हो जाइए, निश्चित रूप से आप लोगों को जो है कि कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। रही बात प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेज में तो निश्चित रूप से इतना में आपको मिल जाएगा, लेकिन रही बात सरकारी की, तो सरकारी में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो अभी प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण अभी चलने वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी के बाद जो है कि अंतिम बात करें तो इतनी आप लोग को कट ऑफ देखने को मिल जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं, इसमें भी जो वेरिएबल मैंने पहले बताया कि जो 5-5 नंबर का वेरिएबल, जैसे कि 32 से 36 हो गया, ठीक है। तो 32 ऐसे कॉलेजों के लिए है, जैसे कि हो गया तुम आप देख सकते हैं दंतेवाड़ा हुआ, बस्तर हुआ, इस प्रकार से वहाँ क्या है 68 सीटें हैं, 100 में 68 सीट एसटी के लिए है। तो उन जिलों में जो है कि 32 नंबर आएगा उनका भी हो जाएगा, इससे कम भी थोड़ा 30 नंबर वालों के लिए भी वहाँ हो जाएगा। रही बात दुर्ग में, जहाँ की सामान्य वर्गों को थोड़ा सा वो मिलता है, क्या बोल सकते हैं, सामान्य वर्ग के लिए सीट ज़्यादा है। तो ऐसे जगह पे उन लोगों का जो है कि एसटी वालों का कटअप 36 तक जाएगा, 36-37 या 40 तक जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जनरल वालों के लिए 50 तक चल जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा सा वेरिएबल रहता है 2-4 नंबर का, ये जिले के आधार पर। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, मोटा मोटा आप लोग को थोड़ा सा बताऊंगा। इसके बाद जो है कि बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा करना है, जैसे कि आप मैं बताया फीस कितना होगा, कॉलेज कैसे होगा, प्रक्रिया कैसे चलेगी, इन सभी मुद्दों पर हम लोग इसी वीडियो में पूरा आप लोग को जो है कि जानकारी देने वाला हूँ। शासकीय कॉलेज कितने सीट हैं, निजी कॉलेज कितने हैं, स्कूल कितने हैं, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका क्राइटेरिया कैसे होता है, जो है कि इस वीडियो में आप लोग को ऐसी ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि दूसरे यूट्यूब चैनल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए किसी खुशी में। तो चलिए, हम लोग आप सभी को पता है, मोटा मोटा चीज़ मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको 17 वर्ष कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और जो है कि 12वीं में कैटेगरीज वाइज में देखा जाए तो 50-55% आप लोग का होना चाहिए। और देख सकते हैं यहाँ पर दिखा कक्षा 12वीं में देख सकते हैं, इस प्रकार दिया गया है कि आपका जो है कि होना चाहिए 5% का छूट जो है कि आरक्षित वर्गों के लिए रहेगा, ठीक है। और डीएड में सीटों का आरक्षण की बात करें तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें कि वर्टिकल और जो है कि क्षैतिज और आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, आरक्षण 2 प्रकार के। तो वर्टिकल आरक्षण में मैंने पहले बताया कि इसमें जो है कि जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन लोगों का जो है कि जिलेवार जो है कि उन लोगों का वो होना है, क्या बोल सकते हैं, काउंसलिंग होना है, ठीक है। और यदि जिले में अगर आरक्षित वर्ग नहीं मिलेंगे तब अनारक्षित वर्ग को भी मिल पाएगा एडमिशन, ठीक है, उसमें दिया गया है इस प्रकार से। और 37 में देख सकते हैं कि निःशक्त जनों के लिए 3%, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3% और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3% है ना। और महिला संवर्ग के लिए 30% तक का जो है कि आरक्षण देखने को मिलेगा। और इसी के बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को अगर विज्ञान संकाय में अगर हैं आप, ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग का प्रायोरिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को 50% तक जो है कि इसमें आरक्षण देखने को मिलेगा। अगर आप लोग अगर विज्ञान संकाय के नहीं मिलेंगे तब अन्य संकाय वाले को जो है कि लिया जाएगा। इसी के साथ जो ये नियम कानून है, ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो है सरकारी कॉलेजों पर लागू होगा। जो आरक्षण का मामला है ये सब प्राइवेट कॉलेजों में जो है कि लागू भी हो सकता है, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं भी लागू हो सकता है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई अगर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का जो है तो अगर वो नहीं आएंगे तो किस प्रकार से एडमिशन हो पाएगा। और इसके साथ ये भी बात करेंगे कि अगर आरक्षित वर्ग में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो क्या अनारक्षित वर्ग को एडमिशन होगा कि नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। उन अगर आरक्षित अनारक्षित वर्ग को अगर ले लिया जाएगा आरक्षित वर्ग के स्थान पर तो किस बेस पर लिया जाएगा, ठीक है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आरक्षित श्रेणी में के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश किस प्रकार से दिया जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण वीडियो है, बाकी वीडियो में आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा दूसरे के यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोग को सोचा कि आप लोग को फुल जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं साफ साफ लिखा गया है कि यदि अनुसूचित जाति की श्रेणी में अगर पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं होंगे, ठीक है, तो इस श्रेणी के लिए जो है कि आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति की श्रेणी भर पाएंगे। मतलब कि यदि एसटी का अगर छात्र अगर नहीं मिल पाएंगे तो उसके स्थान पर एससी के छात्र को पहले एडमिशन मिलेगा, ठीक है।
अब ख में देख सकते हैं, दूसरा में है कि अनुसूचित जाति की श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे। अगर एससी के पर्याप्त अगर अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो उस सीट को जो है कि एसटी के छात्र भर पाएंगे, ये दिया गया है। अब ग में देख सकते हैं कि यदि एससी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति, अगर दोनों एसटी एससी दोनों के अगर नहीं मिलते हैं अभ्यर्थी, तो इस दशा में जो है कि नॉन क्रीमिलियर जो है कि आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के द्वारा सीट भरी जाएगी। ठीक है, ये दिया गया है। अब जो है कि साफ साफ आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, एसटी का अगर सीट खाली रहेगा तो एससी भरेगा, एससी का खाली रहेगा तो एसटी भरेगा। अगर एसटी एससी दोनों का सीट खाली होगा तो उसमें जो है कि ओबीसी के अभ्यर्थी उसमें जाके भर पाएंगे। ठीक है, अब रही बात कि अगर ओबीसी में अगर पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं तो इस दशा में जो है कि आरक्षित सीटें के पहले अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी वाले भरेंगे, फिर अगर वो लोग भी नहीं मिलेंगे तो एससी वाले भरेंगे। इस प्रकार से दिया गया है। और इसके साथ ही दिया गया है कि अगर सभी आरक्षित श्रेणी एसटी एससी ओबीसी अगर इन अभ्यर्थी अगर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो ये सीटें अनारक्षित हो जाएंगी, मतलब कि इसमें फिर जनरल कैटेगरी वाले भी एडमिशन करा पाएंगे। ठीक है, ये तो रहा इसमें कि किस किस को एडमिशन कराया जाएगा इस बात पर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी अगर प्रवेश लेना चाह रहे हैं, अगर किसी कारण से किसी कॉलेज में अगर नहीं हो पा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई कॉलेज बन गया जहाँ की दूसरी जगह सभी चाहते हैं एडमिशन कराना, उस कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा कि अगर उपलब्ध न होने की दशा में अन्य जो है कि राज्य के अभ्यर्थियों द्वारा भर जा सकेंगे, लेकिन ये नियम जो रहेगा वो केवल प्राइवेट कॉलेजों के लिए रहेगा। ठीक है, यानी कि जो अन्य अदर स्टेट के जो भर पाएंगे, अगर छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो ये केवल निजी कॉलेजों के लिए लागू होगा। ठीक है, जो और रही बात शासकीय कॉलेजों के लिए, तो वहाँ पास ये नियम नहीं लागू होगा। अब आ गया प्रवेश का निरस्तीकरण, मतलब कि कौन कौन से कंडीशन में जो है कि आप लोग का प्रवेश निरस्त ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहला ये रहेगा कि यदि यह पाया गया कि महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए किसी झूठी या गलत सूचना या अथवा कोई प्रारंभिक या छुपाया जाए, ठीक है, तथ्य छुपाया जाए, अथवा प्रवेश के बाद अवधि के बाद यह पता चलता है तो किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश के स्थान पर अध्ययन अवधि में बिना किसी पूर्व सूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जाएगा। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने फॉर्म भरा, आप लोग के पास एसटी का प्रमाण पत्र नहीं है या ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं है, आप उस आधार पर आपने एडमिशन करा लिया, आप प्रमाण पत्र जमा नहीं करेंगे तो आपका फिर निरस्त हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने 12वीं पढ़ा नहीं है, 10वीं पढ़ के अगर पेपर दे दिए हैं, एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आ गया है, फिर भी अगर गलत जानकारी दे दी है, उस आधार पर भी ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। या पता चला कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, फिर भी किसी पैसा दे करके बाद में किए हैं, तो किसी के अगर शिकायत करने पर कुछ पाया गया तो अभी आपका निरस्त हो जाएगा। ये तो था आप लोगों के लिए नॉर्मल जानकारी था। अब बात करते हैं कि संस्था की फीस। ठीक है, आप लोग के मन में होगा कि फीस कितना होगा, सरकारी में कितना होगा, प्राइवेट में कितना होगा, इसका क्राइटेरिया कैसे किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सभी संस्थानों महाविद्यालयों को इस संदर्भ में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्ययनरत रहते हुए फीस की निर्धारण करने का अधिकार होगा, मतलब कि अध्ययन रहते हुए। ठीक है, परंतु यह महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे कि अत्यधिक कमाने का जरिया भी न बन जाए। इस प्रकार से महाविद्यालय अपनी अधोसंरचना का मानव संसाधन किए जाने व्यय के अनुरूप करना होगा। मतलब इसके साथ ये दिया गया है कि भाई जो कॉलेज है वो उसके ग्रेडिंग के अनुसार उसका फीस निर्धारण रहेगा। जैसे कि आप लोग को सरकारी कॉलेज है, ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में 3000 से 3500 रुपये है, मैं उसका आप लोग को एक लिस्ट दिखा दूंगा। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जो है कि 19,000 से 20,000 तक है, उसके आधार में आप लोग को भी दिखा रहा हूँ। खैर चलिए अब लास्ट में एक बार और देख लेते हैं कि प्रवेश में हेतु अध्ययन के चयन संबंधी सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए जो है कि संस्था प्रमुख रहेगा, और किसी कारण से अगर होता है तो अंतिम निर्णय जो है कि राज्य शासन द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि संस्था महाविद्यालय की फीस की, तो चलिए मैं आप लोग को एक पीडीएफ दिखा देता हूँ जिसमें फीस आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, ये पिछले ईयर का है, आप लोग को लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। मोटा मोटा 1,500 रुपये अधिक बढ़ते हुए बस नजर आएंगे इस फीस के अकॉर्डिंग, बाकी तो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ शासकीय कॉलेज को कि कितना होगा। जैसे कि आप चलिए देख सकते हैं यहाँ पर कोरिया और जसपुर 2 शासकीय कॉलेज हैं। तो चलिए हम लोग कोरिया जिला में देख लेते हैं। तो कोरिया में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा शासकीय कॉलेज
कॉलेज है, ठीक है। ये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरिया शासकीय कॉलेज है, जहाँ पर 100 सीटें हैं, जिसमें कि जो है कि छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए 100 पूरा है और अदर स्टेट के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3000 रुपये यहाँ का फीस होने वाला है शासकीय कॉलेज का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बढ़ सकता है, 500 से 1000 रुपये आप मान सकते हैं कि बढ़ सकता है। 3 से 4000 रुपये आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करें रायगढ़, जो कि प्राइवेट कॉलेज है, 19000 रुपये है, ठीक है, आप लोग के सामने। जिसमें कि 80 सीट देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के निवासी और 20 सीट अखिल भारतीय, मतलब कि भारत देश के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, 20 लोग। तो इस प्रकार से 19000 उनका फीस रहा। और आप लोग को दिखा सकता हूँ इसमें भी थोड़ा सा किसी में देख सकते हैं 20,000 है, जैसे कि आप देख सकते हैं जांजगीर चांपा में, ठीक है। और श्याम शिक्षा महाविद्यालय ऋषभ तीर्थ शक्ति जिला जांजगीर चांपा में देख सकते हैं कि केवल 50 सीट है, 40 सीट छत्तीसगढ़ के निवासी के लिए, अखिल भारतीय के लिए 10 सीट। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 20,000 यहाँ की फीस देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 20,000 फीस है इस कॉलेज का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार आप लोग की लिस्ट आप लोग के सामने दिखाई दे रहा होगा। महत्वपूर्ण जितना भी आप लोगों का होगा, आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले में आप लोग का होगा। आप इसी पर देख लीजिएगा और जो है कि अपने महाविद्यालय का चयन कर लीजिएगा कहाँ का करना है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि फीस है 3,000 शासकीय का, 3,000 से 4,000 मान सकते हैं। निजी कॉलेज का 19,000 से 20,000 हो सकता है, 1,000 और बढ़ सकता है। इस प्रकार से रहने वाला है। और मैं बता दूं, चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी भर्तियां होती हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। और इसी के साथ चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि जिलेवार जो है कि किस प्रकार से आप लोगों को आरक्षण भी मिलेगा, उसको भी आप लोगों को स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, है ना। उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से कौन से जिले में कितना आरक्षण है, इसको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, इसमें भी दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि आपके जिले में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ सरगुजा क्षेत्र में देख सकते हैं कि एसटी के लिए ज़्यादा सीटें हैं। दुर्ग के में देख सकते हैं कि 60 से सामान्य वर्ग के लिए। तो ये डिपेंड करता है जो है कि वहाँ का जिले का आरक्षण स्थिति कि कहाँ कितना आरक्षण मिला है जिले वाइज। और देख सकते हैं कि जैसे कि बस्तर हुआ, महासमुंद हुआ, कांकेर, इस यहाँ पर देख सकते हैं कि 68 सीटें जो है कि दंतेवाड़ा में एसटी के लिए मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जो है कि आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ आरक्षण ज़्यादा मिलेगा। तो चैनल में जितने लोग भी नए मेहमान, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भर्ती आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। और इसी के साथ बता दूं, आप निश्चित रूप से डीएलएड कर रहे हैं तो अभी शिक्षक भर्ती से भी जुड़ेंगे, टेट से भी जुड़ेंगे, तो इन सभी की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाएंगे, तो आपका भी दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपके मन में कुछ डाउट होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे जितना हो सकेगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो नया वीडियो भी बनाएंगे। तो चैनल में जितने भी नए मेहमान हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और डीएलएड का अभी जैसे ही चरण कंप्लीट होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया तो संपन्न होने वाली है। अभी जैसे लिस्ट वगैरह आएगा तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचाए देंगे, है ना। और रही बात कुछ और जानकारी की, तो वो भी सामान्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।